जनरल बिपिन रावत को पूरा देश नम आंखों से विदाई दे रहा है। बातचीत हम कर रहे हैं, याद उन्हें कर रहे हैं और इसी के साथ सेना को लेकर उनकी क्या सोच थी। लेकिन साथ ही देश में कई लोग ये मानते हैं कि इस तरह की दुर्घटना आखिर किन वजहों से हुई। इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है और ये साफ कहा गया है फोर्स की तरफ से कि अटकलें नहीं लगानी चाहिए, लेकिन इन अटकलों को पूर्ण विराम लगाना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए दीप्ति काला जी, ऐसी कौन सी बातें आप बताएंगे हमारे दर्शकों को ताकि जितने लोग ये अलग अलग तरह की थ्योरी फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर फुल स्टॉप लगे? जी श्वेता, मुझे लगता है कि आज का जैसा कि जोश देशवासियों ने दिखाया है अंतिम संस्कार के टाइम पे, जैसे जितनी भीड़ उमड़ी है, जनरल बिपिन रावत अमर रहे के नारे लगे हैं, वो मुझे लगता है अपने आप में एक तो सबसे बड़ा फुल स्टॉप है ऐसी सभी बातों पे। क्योंकि अगर ऐसा कुछ देशवासियों के मन में होता और ये चीजें अगर नेगेटिवली ली जाती तो मुझे लगता है कि इतना जन सैलाब नहीं उमड़ता बिल्कुल। सर को अंतिम विदाई देने के लिए। तो ऐसे लोग जो बहुत सारी थ्योरीज अपना रहे हैं, बहुत सारी चीजें नेगेटिवली अगर फैला रहे हैं, तो ये तो सबसे पहले उनके लिए एक पूर्ण विराम है, उनके लिए एक सबक है कि ऐसा कहने से देश के ऊपर या देशवासियों के जज्बे पे या सैनिकों के जज्बे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जो भी जानकारी है एक जहाज से लेकर, क्योंकि जहाज एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, ऐसा नहीं है, एक कार नहीं है जिसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे या गूगल पे मिल जाएगी, या स्कूटर नहीं है। तो ये इस पे स्पेशली आपको ट्रेन होना पड़ता है, टेक्निकल ऑफिसर्स ट्रेन होते हैं, फ्लायर्स उस पे ट्रेन होते हैं। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और ऐसी मशीन में हमें नहीं पता अभी कि फॉल्ट आया है या वेदर खराब था उसकी वजह से हुआ है, ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ भी नेगेटिव कहना बिल्कुल ही गलत होगा। और ये आज आपके चैनल के थ्रू ऐसा जो भी सोच रहा है उसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी सोच को पूर्ण विराम दे, क्योंकि जो भी रिजल्ट होगा वो आई एम श्योर कि ऐसा होगा जो जस्टिफाई करेगा इस चीज को कि ये चीजें कई बार चीजें हाथ या कंट्रोल से बिल्कुल ही बाहर हो जाती हैं। क्योंकि बिल्कुल। जब सीनियर ऑफिसर्स उस जहाज में थे, सीनियर, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जहां जहां से उस जहाज का कोई भी नियंत्रण था, ग्राउंड ड्यूटी से लेके एटीसी से लेके फ्लाइंग से लेके सब एक्सपीरियंस्ड थे। और जैसा कि सर ने भी बताया कि फ्लाइट कंट्रोलर, फ्लाइट नेविगेटर, सब लोग ही एक्सपीरियंस थे। तो इसमें किसी गलती की गुंजाइश होना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये समझ लें हम कि घर में भी अगर हम कोई मशीन का इस्तेमाल करते हैं तो कई बार अनएक्सपेक्टेडली चीजें खराब हो जाती हैं। तो अभी मैं निष्कर्ष नहीं दे रही हूँ कि कोई स्नैग ही रहा होगा या वेदर की ही प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन ये एक एज ए सोल्जर मैं कहूंगी, और एज जो हम कहते हैं कि गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, जो हमारी आम जनता है, उसको ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि ये अंततः जहाज एक मशीन है, मशीन में कुछ दिक्कत हो भी सकती है। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही ज्यादा अनफॉर्चुनेट रहा है कि ये इतना बड़ा वीवीआईपी मूवमेंट था और इसमें ऐसा हुआ और जिसमें हमने अपने देश के पहले सीडीएस को खोया। बिल्कुल। बिल्कुल। मैं आपके पास अब लेफ्टिनेंट जनरल रवि साहनी आना चाहती हूँ। बहुत अलग थे और कैसे वो सीडीएस के पद तक, पहले सीडीएस इंडिया के बने, पौड़ी एक छोटी सी जगह से आने वाला, जो आर्मी में आने वाला हर सोल्जर सपना देखता है, उसके प्रतिबिंब थे जनरल बिपिन रावत। देखिए, ऐसा था कि जनरल रावत का अगर आप कैरियर देखेंगे तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से वो सोर्ड ऑफ ऑनर लेके निकले, जो कि एक बड़ा ही कमेंडेबल जो है काम अवार्ड है उनका। तो मतलब जैसे कहते हैं और उनका शुरू से ही ब्रिलियंस जो थी वो दिखाई दे रही थी। उनके ब्लड में सोल्जरिंग थी। उनके फादर भी जो थे वो डिप्टी चीफ रिटायर हुए थे, पर वो हम्बल आदमी थे, जैसे सब लोग बता रहे हैं। वो रैंक से रेज किया उन्होंने और बड़े ही जहां जहां पर उनको काम मिला उसका काम को किया और बेखूबी काम किया। और उनकी एक्सपर्ट थे डिफरेंट टेरेन्स के बारे में। उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में भी नौकरी की थी, जे&के में भी नौकरी करी थी, प्लेन्स में की हुई थी। और उनको बड़े ही सोच विचार करने के बाद
उनको ये सीडीएस का पद दिया गया। और सीडीएस का पद जो था, ये पहले आदमी थे जिन्होंने सीडीएस का पद संभाला। तो सीडीएस की अपॉइंटमेंट की भी बड़ी कहानी है। पिछले दिनों से इसका विचार हो रहा था, पिछले 10-15 साल से, और इस गवर्नमेंट ने इसका ये पग लिया, ये स्टेप लिया, जो कि बड़ा सराहनीय था। तो ये पहले सीडीएस थे, और पहले सीडीएस होने के नाते इनको पूरी जो थी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी थी, जो कि बहुत ही एक मुश्किल काम है, क्योंकि तीनों सर्विसेज का अपना अपना ट्रेडिशंस है। आर्मी की अलग है, एयरफोर्स की अलग है, नेवी की अलग है। उनके अपने अपने जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने अपने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। उन सबको समझना और उन तीनों सर्विसेज को इकट्ठे करके एक हेडक्वार्टर के नीचे लाना, सिनर्जी लाना, और एक फाउंडेशन स्टोन रखना, नींव रखना जो है इंटीग्रेशन की, जो उनका काम था। उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, वो उनकी ब्यूरोक्रेसी अलग किस्म का काम करती थी। उनको भी इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटीग्रेट करना, यानी कि तीनों सर्विसेज, ब्यूरोक्रेसी, और एक सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी का जो सुपर डिफेंस सेक्रेटरी मैं बोलूंगा, वो काम भी करना। तो ये बड़ा मुश्किल काम। उसके बाद उन्होंने कई काम अपने सिर पे लिए, जैसे कि थिएटराइजेशन है। इसके बारे में कई लोगों ने कई किस्म के विचार थे, और मैं आपको ये बताना चाहता था कि बिपिन रावत एक बड़े दृढ़ निश्चय के ऑफिसर थे, और ये होना पड़ता है। जब आप लीडरशिप संभालते हैं तो कई स्टेप्स ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि आम जो विचारों से अलग है। तो अलग थे, उससे अपोजिशन भी आती है, उसको संभालना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है, अपोजिशन करते हैं। उन्होंने किया, और किया प्रोसेस जो था, जो कि देर लगेगी अभी काफी, पर उन्होंने नींव रखी। अब प्रोक्योरमेंट की बात की कि हर जगह से हर एक सर्विस के अपनी अपनी जो ट्रेडिशंस थी, उनको इकट्ठे करना। कहने का मतलब ये है कि इस चीज को, जो कि कभी पहले अटेम्प्ट नहीं किया गया था। तो आप हिस्ट्री देखें सीडीएस अपॉइंटमेंट की, किसी भी कंट्री में, चाहे आप यूएस में देख लें, यूके में देख लें, किसी भी और कंट्री में देख लें, तो ये सबसे कठिन काम है, जिसको कि मैं एक थैंकलेस जॉब कहता हूँ। और उन्होंने इसको बड़ी बेहतरी से किया। बहुत चैलेंजिंग टाइम्स है ये, क्योंकि हम देखते हैं कि पॉलिटिकल लोडेड एटमॉस्फेयर रहता है, सेना तक को घसीटने की कोशिश होती है कंट्रोवर्सीज में। ऐसे वक्त पर आपके फैसलों को भी तरह तरह के लेंस से देखा जाता है, लेकिन इन सब का मुकाबला करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी के तहत वो आगे बढ़ रहे थे। अग्रवाल साहब, आप बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जब वो एक चीज फैसला कर लेते थे तो उसके बाद वो अड़िग रहते थे, उसको जो है इम्प्लीमेंट करना है। और चाहे कोई पॉलिटिकल कोई कंट्रोवर्सी हो या नहीं हो, ये एक सोल्जर की भांति, ये पॉलिटिक्स अलग चीज है, एक सोल्जर की भांति उनका लक्ष्य बना के और उसके पीछे चल देते थे। तो यही उनके जो सफलता का एक बहुत बड़ा कारण था शुरू से, कि एक बार उन्होंने सबकी राय ली, एक उन्होंने फैसला किया, और उस फैसला करने के बाद बिल्कुल उस अपने लक्ष्य के पीछे चल पड़े। और लेकिन ये सब काम पूरा उनका होता था बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, बिल्कुल और विनम्र रहते हुए। कभी भी हमने उनके बारे में उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं देखी कि उनको कभी किसी चीज से इरिटेशन हुई हो, कोई बात ऐसी हुई हो। बात कहते थे, सबकी बात सुनते थे, अपनी बात कहते थे, और उसके बाद अपना जो डिसीजन होता था वो बताते थे, और उसके साथ ही आगे चलते थे। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक थोड़ी सी बात मैं मिसेस मधुलिका रावत के बारे में भी कहना चाहूंगा, जिसके साथ मेरी वाइफ जो काफी आवा के कामों में संलग्न थी। तो ये ऐसी दंपति थी कि दोनों बड़े विनम्र, बहुत ही बिल्कुल साफ बोलने वाले, और सबका सम्मान करने वाले, और सबकी बात सुनने वाले। और ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस इनके साथ काम करके रहा सभी का, मेरा और भी सभी का, कि ये एक हमारे लिए एक विस्मरणीय, एक यादगार साथ रहा। तो इसमें कोई शक नहीं है।
एक चीज जो मैं पहले नहीं बता पाया लिंक खराब होने की वजह से, वो जो आपने हेलीकॉप्टर के बारे में बात कही, तो मैं चूंकि मैं तकनीकी रूप से उनका ये चाहे एरोस्पेस हो या और भी कोई भी टेक्निकल हो, उनका मैं सलाहकार रह चुका हूं और डीजीएमई रहते हुए, तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 2 इंजन हैं हेलीकॉप्टर MI-17 के, दोनों एक साथ फेल नहीं हो सकते। उसकी प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू निल है, जो संभावना है, साइंटिफिक प्रोबेबिलिटी है, दोनों इंजन फेल हो ही नहीं सकते। और एक इंजन भी फेल हो तो हेलीकॉप्टर इतना सक्षम है कि वो एक इंजन पे भी उड़ सके, जो हिल्स अगर पार करना है, क्रेस्ट को पार करना है, उसको पार कर सके और लैंड कर सके। तो ये इंजन दोनों फेल होने की तो जो अगर कोई ऐसी अटकलें चल रही हैं तो वो बिल्कुल गलत है।